गुड इवनिंग एवरीवन। आज से हम रिच डैड पुअर डैड बुक को स्टार्ट कर रहे हैं। ये बुक आपको दिखाई दे रही है। सबको ये रहता है कि मैं इस बुक को रीड करूं, बट वही बात है ना, टाइम ही नहीं लगता है ना बुक रीड करने के लिए, बैठने के लिए। बट मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो मेरे मन में भी एक ख्याल आया कि यार क्यों ना हम एक वीडियो के अंदर, ओनली एक 10 से 11 मिनट की वीडियो के अंदर हम इस बुक को डेली रीड करें। जिससे क्या होगा, ये बुक भी हमारी अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी। चाहे हमें इसके लिए 30 वीडियो अपलोड करने पड़े, चाहे इसके लिए हमें 60 वीडियो अपलोड करने पड़े, है ना। ये बुक भी हमारी कंप्लीट हो जाएगी और हमारी नॉलेज भी कंप्लीट हो जाएगी। कैसा रहेगा, है ना, बढ़िया रहेगा। चलो स्टार्ट करते हैं। तो हम सीधा लेसन से शुरू करेंगे। जितना हमारा 10 से 11 मिनट में होगा हम उतना ही करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे, ताकि आपके ऊपर भी बर्डन ना आए और आप अच्छे से सीख भी पाओ। चलो, मज़ेदार स्टोरी है, काफ़ी ज़बरदस्त है, मैंने रीड भी किया है। अगेन हम इसे रीड करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। भाई यार, ये चीज़ बड़े कमाल की है, सुनते जाना, ठीक है। अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते। अध्याय नंबर 1, सबक नंबर 1। तो चलिए शुरू करते हैं। डैडी, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अमीर लोग कैसे बन जाते हैं? यह सुनते ही मेरे डैडी ने अपना शाम का अखबार नीचे रख दिया। बेटे, तुम अमीर क्यों बनना चाहते हो? क्योंकि आज जिमी की मम्मी अपनी नई कैडिकल कार में आई और वे लोग पिकनिक पर अपने समुद्र तट वाले घर पे जा रहे थे। जिमी अपने साथ अपने 3 दोस्तों को ले गया, परंतु माइक और मुझे नहीं लेके गया। उसने हमें कहा कि हम इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि हम लोग गरीब थे। उसने ऐसा कहा? डैडी ने अविश्वास से पूछा कि उसने ऐसा कहा? हाँ, बिल्कुल ऐसा, मैंने दर्द भरी आवाज में कहा। डैडी ने अपना सिर हिलाया, नाक तक चश्मे को चढ़ाया और फिर अखबार पढ़ने लगे। मैं उनके जवाब का इंतजार करता रहा। यह 1956 की बात है। तब मैं और 9 साल का था। किस्मत की बात थी कि मैं उसी पब्लिक स्कूल में जाता था जिसमें अमीर लोगों के बच्चे पढ़ते थे। हम शुगर प्लांटेशन के कस्बे में रहते थे। प्लांटेशन के मैनेजर और कस्बे के बाकी अमीर लोग जैसे डॉक्टर, बिजनेसमैन और बैंकर अपने बच्चों को पहली कक्षा से 6ठी क्लास तक उसी स्कूल में भेजते थे। 6ठी क्लास के बाद बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजा जाता था। अगर मेरा परिवार सड़क के दूसरे छोर पर रह रहा होता तो मुझे अलग तरह के स्कूल में भेजा जाता। वहाँ मेरे जैसे परिवारों के बच्चे पढ़ते थे। 6ठी क्लास के बाद इन बच्चों की तरह मैंने भी पब्लिक इंटरमीडिएट और हाई स्कूल किया होता, क्योंकि उन्हीं की तरह मेरे लिए भी प्राइवेट स्कूल में जाना संभव नहीं था। तो लेखक क्या बता रहे स्टोरी के अंदर आपको कि भाई मैं तो जो था, उसका दोस्त होता है एक माइकल और मैं जो दोस्त थे, और जो मेरा एक दोस्त था वे पिकनिक पे जा रहे थे गाड़ी के अंदर, बट हम गरीब हैं इसलिए हमें छोड़कर चले गए। मेरे डैडी ने आखिरी अखबार को रख दिया। मुझे पता था कि वे क्या सोच रहे थे। उन्होंने धीमे से शुरुआती की, अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो तुम्हें पैसा बनाना सीखना चाहिए। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, ध्यान से सुनिए। मैंने पूछा, मैं पैसे बनाना किस तरह सीख सकता हूँ? अपने दिमाग के इस्तेमाल से, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, जिसका असली मतलब यह था, बस मैं मुझे इतना ही बता सकता हूँ, या मैं इसका जवाब नहीं जानता, इसलिए मुझे तंग मत करो। चलो भाई, समझ में आ गया आपको। एक साझेदारी हुई। अगली सुबह मैंने अपने सबसे अच्छे दोस्त माइक को अपने डैडी की बातें बताई। जहाँ तक मुझे याद है, उस स्कूल में मैं और माइक 2 गरीब बच्चे थे। माइक मेरी एक तरह था क्योंकि वह किस्मत की वजह से ही उस स्कूल में था। ऐसा लगता था जैसे कि किसी ने कस्बे में स्कूल को ही सरहदें तय कर दी थी, और इसी कारण हम लोग अमीर बच्चों के स्कूल में पढ़ रहे थे। सच कहा जाए तो हम लोग गरीब नहीं थे, परंतु हमें ऐसा लगता था क्योंकि बाकी सभी बच्चों के पास नई बैस बुक, ग्लव्स, नई साइकिलें और हर चीज़ नई होती थी। मम्मी और डैडी ने हमें ज़रूरत की सभी चीज़ें दे दी थी, जैसे खाना, घर, कपड़े, लेकिन इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मेरे डैडी कहा करते थे, अगर तुम्हें कोई भी चीज़ चाहिए तो उसके लिए काम करो।
हमें बहुत सी चीज़ें चाहिए थी, लेकिन 9 साल के बच्चे को के करने के लिए क्या ज़्यादा काम मजदूरी हो सकती है। माइक ने पूछा, तो पैसा कमाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? मैं नहीं जानता, मैंने कहा, क्योंकि क्या तुम इस काम को करने में मेरे पार्टनर बनना चाहते हो? वह राजी हो गया और उस शनिवार की सुबह माइक मेरा पहला बिजनेस पार्टनर बन गया। हम दोनों पूरी सुबह वही सोचते रहे कि पैसा किस तरह कमाया जाए। कभी कभार हम उन बेफिक्र बच्चों के बारे में बातें करते रहे जो जिमी के समुद्र तट वाले घर पर मजे कर रहे हैं। इससे थोड़ी चोट पहुंचती थी, परंतु यह चोट अच्छी थी, क्योंकि इसने हमें यह सोचने के लिए प्रेरित किया कि पैसा कैसे कमाया जाए। आखिरकार उस दोपहर को हमारे दिमाग में बिजली धोंक गई। यह एक ऐसा विचार था जो माइक ने किसी वैज्ञानिक की किताब में पढ़ा था। रोमांचित होकर हमने अपने हाथ मिलाए और पार्टनरशिप के पास अब एक बिजनेस था। अगले कुछ हफ्तों तक मैं और माइक आसपास के इलाके में दौड़ भाग करते रहे। हम दरवाजों पर दस्तक देते थे और पड़ोसियों से कहते थे कि वे अपने इस्तेमाल किए हुए टूथपेस्ट ट्यूब हमारे लिए रख ले। हैरत से हमें देखते हुए ज़्यादातर लोगों ने मुस्कुराकर हमारी बात मान ली। कुछों ने हमसे पूछा कि हम टूथपेस्ट ट्यूब का क्यों चाहिए। इसके जवाब में हमने कहा, हम आपको यहाँ नहीं बता सकते। हम नहीं बता सकते आपको कि हम इसका क्या है, ये हमारा बिजनेस सीक्रेट है। सप्ताह गुजरते गए और मेरी माँ बहुत ही दुखी हो गई। अपने कच्चे माल को इकट्ठा करने के लिए हमने जो जगह चुनी थी वह उनकी वॉशिंग मशीन के ठीक पास थी। एक भूरे कार्डबोर्ड के डिब्बे में, जिसमें सभी केचप की बोतलें रखी थी, हमने इस्तेमाल किए हुए ट्यूब्स की संख्या बढ़ने लगी। आखिर एक दिन माँ ने सब्र का भांत टूट गया। पड़ोसियों के मुड़े तुड़े और इस्तेमाल किए हुए टूथपेस्ट ट्यूब को देखते देखते वे उब गई थी। उन्होंने पूछा, तुम लोग क्या कर रहे हो? और मैं यह नहीं सुनना चाहती थी कि यह एक बिजनेस सीक्रेट है। इस कचरे को साफ कर दो या फिर मैं इसे उठाकर बाहर फेंक दूं। माइक और मैंने उनके हाथ पैर जोड़े और बताया कि जल्दी ही वे हमारा कच्चा माल पर्याप्त जमा हो जाएगा और फिर हम उत्पादन शुरू कर देंगे। हमने उन्हें बताया कि हम कुछ पड़ोसियों का इंतजार कर रहे थे ताकि वे अपने टूथपेस्ट के ट्यूब खत्म कर ले, और माँ ने हमें एक हफ्ते की मोहलत दे दी। उत्पादन शुरू होने की तारीख करीब आ गई। दबाव बढ़ चुका था। हमारे हेवर हाउस के मालिक यानी मेरी माँ ने हमारी पहली पार्टनरशिप कंपनी को जगह खाली करने का नोटिस थमा दिया था। जब माइक का काम यह था कि वह पड़ोसियों को अपने टूथपेस्ट जल्दी खत्म करने के लिए कहे और साथ ही यह भी जोड़ दे, दांत के डॉक्टरों का कहना है कि दांत में कई बार ब्रश करना चाहिए। मैं उत्पाद की प्रक्रिया को ठीक ठाक करने में जुट गया। एक दिन मेरे डैडी अपने एक दोस्त के साथ कार में बैठकर पहुंचे में गए और उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब उन्होंने वहां से 9 साल के दो बच्चों को उत्पादन की प्रक्रिया में पूरी तरह गति से जुटा देखा। हर जगह बारीकी सफेद पाउडर बिखरा हुआ था। जब लंबी मेज पर स्कूल से लाए गए दूध के छोटे कार्टन थे और हमारे परिवार की हिबाची ग्रिल लाल दखते कोयले के साथ अधिकतर गर्मी पर जल रही थी। डैडी सावधानी से चलकर हमारे करीब आए। चूंकि हमारे उत्पाद की प्रक्रिया ने पोर्चे पर कब्जा कर लिया था, इसलिए उन्होंने कार बाहर ही खड़ी करनी पड़ी। जब वे और उनके दोस्त पास आए तो उन्होंने कोयले के ऊपर रखा एक स्टील का बर्तन देखा जिसमें टूथपेस्ट के ट्यूब पिघला रहे थे। उन दिनों टूथपेस्ट प्लास्टिक के ट्यूब में नहीं आते थे, ट्यूब शीशे के बने होते थे। एक बार पेंट जल जाने पर हम ट्यूब को
स्टील के बर्तन में डालते थे ताकि वह पिघलकर द्रव के रूप में आ सके। इसलिए पिघले हुए शीशे को हम छोटे छोटे छेद वाले दूध के कार्टनरों में डाल रहे थे। दूध के इन कार्टनों में प्लास्टर ऑफ पेरिस भरा था। हर तरफ फैला सफ़ेद पाउडर प्लास्टर ही था जिसमें हमने पानी मिलाया था। जल्दबाजी में मैंने उसके बैग को गिरा दिया था और पूरी ज़मीन ऐसी लग रही थी जैसे यहाँ अभी अभी बर्फ़ का तूफान आया हो। दूध के कार्टन बाहरी कप बक्से थे जिनके भीतर प्लास्टर ऑफ पेरिस के सांचे थे। मेरे डैडी और उनके दोस्त हमें देखते रहे और हम पिघलते हुए शीशे को प्लास्टर ऑफ पेरिस के क्यूब के ऊपर से छोटे से छेद में डालते रहे। संभल कर, मेरे डैडी ने कहा। मैंने बिना सिर उठाए हामी भर दी। आखिरकार जब शीशे को डालने का काम खत्म हो गया था तो मैंने स्टील के बर्तन को नीचे रख दिया और फिर अपने डैडी की तरफ देखकर मुस्कुराया। उन्होंने हल्की मुस्कुराहट के साथ पूछा, तुम लोग क्या कर रहे हो? हम वही कर रहे थे जो आपने बताया था, हम अमीर बनने जा रहे हैं, मैंने कहा। हाँ, माइक ने सिर को हिलाते हुए मुस्कुराते हुए कहा, हम दोनों पार्टनर हैं। डैडी ने पूछा, और इन प्लास्टर के सांचों में क्या है? देखिए, मैंने कहा, इसमें एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। छोटे हथौड़े से मैंने स्टील को ठोका जिससे बाहरी खोल टूट गया। सावधानी से मैंने ऊपर के आधे प्लास्टर को हटाया और जस्ते का एक शीशा बाहर गिर गया। हे भगवान, मेरे डैडी ने कहा, तो तुम लोग जस्ते के सिक्के डाल रहे थे? बिल्कुल सही, माइक ने कहा। हम वही कर रहे थे जैसा आपने हमें कहा था, हम पैसे बना रहे हैं। मेरे डैडी के दोस्त जोर से हंसने लगे। मेरे डैडी भी मुस्कुराए और उन्होंने अपना सिर हिलाया। उनके सामने आग और टूथपेस्ट की ट्यूब के बक्से साथ सफ़ेद धूल में लिपटे हुए दो बच्चे खड़े थे जो इस कान से उस कान तक खुलकर मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने हमसे कहा कि हम सब कुछ छोड़कर उनके साथ चलें और घर के सामने वाली सीढ़ी पर बैठे। मुस्कुराते हुए उन्होंने हमें जालसाजी शब्द का मतलब समझाया। जालसाजी, हमने अपने धराशायी हो गए थे, हमारे सपने धराशायी हो गए थे, तो उनका मतलब है कि यह गैर कानूनी है। माइक ने कांपती आवाज़ में पूछा, छोड़ो भी डैडी। डैडी के दोस्त ने कहा, हो सकता है कि बच्चे अपनी जन्मजात प्रतिभा को विकसित कर रहे हो। मेरे डैडी उन्हें घूरते रहे। हाँ, यह गैर कानूनी है, डैडी ने नरमी से कहा, परंतु तुम लोगों ने यह साबित कर दिया कि तुम में बहुत ज़्यादा रचनात्मकता और मौलिक विचार है। इसी तरह आगे बढ़ते रहो, मुझे तुम पर गर्व है। निराश होकर माइक और मैं तरकीबन 20 मिनट तक चुपचाप अपना सिर पकड़कर बैठे रहे। इसके बाद हमने सारा अल्टा साफ करना शुरू कर दिया। पहले ही दिन हमारा बिजनेस चौपट हो गया था। पाउडर साफ करते हुए मैंने माइक की ओर देखा और कहा, मुझे लगता है जिमी और उनके दोस्त ठीक कहते हैं कि हम सचमुच गरीब हैं। जब मैंने यह कहा तब डैडी बस जानने ही वाले थे। बच्चों, उन्होंने कहा, तुम गरीब तभी कहलाओगे जब तुम लोग हार मान लोगे। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि तुमने कुछ किया। ज़्यादातर लोग केवल अमीर बनने के बारे में बातें करते रहते हैं और उनके सपने देखते रहते हैं। तुमने कुछ किया। तुम दोनों पर मुझे गर्व है। मैं एक बार फिर से यही कहूँगा कि आगे बढ़ते रहो, चलते रहो, रुकना मत। माइक और मैं खामोश खड़े रहे। ये शब्द सुनने में अच्छे थे, परंतु हमें यह नहीं पता था कि क्या करना चाहते हैं। तो ऐसा क्यों डैडी की आप अमीर नहीं हैं? मैंने पूछा। क्योंकि मैंने एक स्कूल टीचर बनने का फैसला किया था। स्कूल के अमीर